Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Do you want to prepare for KPPSC SST biochemistry preparation? Then this channel is for you. Welcome back in another video of SST biochemistry preparation, and this channel is Science Hub. So in today's video we are going to prepare for class 9th biology unit 5, and which is cell cycle. So first of all we will describe about the basic concept of cell, what is cell and what is its cycle. तो सेल जो है उसको हम डिफाइन करेंगे कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल है जो कि सेल डिवीजन के बाद दूसरे सेल्स में यानी कि डिवाइड होता है, डॉटर सेल्स बनाता है. अगर हम सेल साइकिल को डिस्क्राइब करें तो हर ऑर्गेनिज्म की तरह रिप्रोडक्शन का सेल्स में भी एक साइकिल होता है. जिस तरह के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयरिंग एंड हीलिंग, तो ये सारे जो हैं डिपेंड करते हैं सेल साइकिल पर. तो सेल साइकिल जो है वो यानी सेल एक डिवाइड होता है, उससे डिफरेंट डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि ग्रो होते हैं साइज़ में और फर्दर फिर उनकी डिवीज़न होती है. ये सेल जो हैं ये ना सिर्फ यानी कि सेल की बॉडी को या ह्यूमन की या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं स्ट्रक्चर वाइज, बट आल्सो देयर फंक्शनल यूनिट यानी उनके फंक्शन को भी परफॉर्म करते हैं. तो इस प्रोसीजर के लिए यानी सेल की रेप्लिकेशन कैसे होती है, यूकैरियोट्स में कैसी होती है एंड प्रोकैरियोट्स में कैसी होती है, सेल साइकिल को हम दो यानी स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, दो स्टेजेस में. सबसे पहला है इंटरफेज या रेस्टिंग फेज और सेकंड वन है डिवीजन फेज. इंटरफेज जो है, जो रेस्टिंग फेज है, वो सबसे पहला फेज है और सबसे लॉन्गेस्ट फेज है. इस पॉइंट को आपने याद रखना है. सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट जो फेज है वो इंटरफेज है. इस पीरियड में हम कह सकते हैं कि एक सेल डिवीज़न जो है उसका एंड होता है और नेक्स्ट जो सेल डिवीज़न है उसका यानी उसकी स्टार्ट होती है. तो दो सेल डिवीजन्स के दरमियान जो पीरियड है, टाइम पीरियड, या हम कह सकते हैं कि एक रेस्टिंग फेज़ है, उसको हम कहते हैं इंटरफेज़. तो इंटरफेज़ में कौन कौन से यानी प्रोसेसेस होते हैं, आपने हर जो प्रोसेस है यहाँ पर सेल डिवीज़न के जो स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप के आपने की पॉइंट्स जो दूसरे स्टेप से डिफ्रेंशिएट होते हैं उनको याद रखना है ताकि आपको इसकी रिवीजन में आसानी हो. सबसे पहले इंटरफेज में न्यूक्लियस जो है और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है क्रोमोसोम का, उनकी अपेयरेंस जो है वो थ्रेड लाइक होती है. ये है इंटरफेस, क्योंकि इसमें सेल जो है वो अभी प्रिपेयर करता है ख़ुद को सेल डिवीज़न के लिए, अभी डिवीज़न हुई नहीं होती. तो सेल विल भी जो सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं that will shows like chromatin thread like structure. तो वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर शो होते हैं वो होते हैं इंटरफेज में, जो कि एक रेस्टिंग फेज है. नेक्स्ट जो है वो इंटरफेज के इवेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इंटरफेज में. अगर हम डिटेल से ही पढ़ें इसको तो इंटरफेज जो है दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस. ये जो फेजेस हैं इनमें सबसे पहला G1 फेज़ है. नेक्स्ट है S फेज़ जिसको हम सिंथेस फेज़ कहते हैं. G1 फेज़ का मतलब होता है कि ग्रोथ 1 फेज़. S फेज़ के बाद जो है G2 फेज़ होता है. और G1 फेज़ में अब कौन से प्रोसेसेस होते हैं, S फेज़ में कौन से होते हैं, G2 में कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे. आपको तीनों में रिकग्नाइज़ करना है कि ये कौन सा फेज़ है और यही चीज़ें आपको यानी हेल्प आउट करेंगी MCQs में. G1 फेज़ जो है जिसको हम कहते हैं गैप 1 फेज़, फर्स्ट और लॉन्गेस्ट सब फेज़ है इंटरफेज़ का. यानी हम कहते हैं कि सेल डिवीज़न में जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है वो कौन सा है, वो है इंटरफेज़. देन इंटरफेज़ में सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ जो है वो G1 फेज़ है. इस फेज़ में जो न्यूली प्रोड्यूस सेल्स हैं यानी जो अभी नए बने जो सेल्स, वो साइज़ वाइज ग्रो होते हैं और उनमें इंटरनल केमिकल चेंजेस आती हैं जो डॉटर सेल्स जो हैं उनको प्रिपेयर करते हैं फॉर DNA रेप्लिकेशन. यानी DNA रेप्लिकेशन यानी कि सेल जो है उसकी डिवीज़न के लिए. तो हम कह सकते हैं कि G1 फेज़ जो है इसमें RNA, राइबोसोम और दूसरे एंजाइम जो हैं वो बनते हैं. पहला फेज़ है इंटरफेज़ का, तो इनमें ये तीनों चीज़ें बनती हैं. उसके बाद S फेज़ यानी सिंथेसिस फेज़ फर्स्ट. इन दिस फेज़ द सेल डुप्लीकेट इन इट्स क्रोमोसोम. इस फेज़ में सेल जो है वो अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल कर लेता है. इस मकसद के लिए जो DNA मॉलिक्यूल है हर क्रोमोसोम का, उसकी कॉपीज तैयार होती हैं यानी रेप्लिकेशन ऑफ DNA होता है. तो न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो भी अटैच होगा साथ में
हर क्रोमोसोम जो है उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। सेल की जब ग्रोथ कंटिन्यू होती है तो वो एस फेज़ में भी वैसे ही कंटिन्यू चलेगी। सेम टाइम में जो प्रोटीन की सिंथेसिस है और एंजाइम की, वो भी यहाँ पर यानी डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करेगी। उसके बाद है G2 फेज़। ये फेज़ जो है कब होता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ये डीएनए सिंथेसिस और न्यू जो एक्टिव सेल डिवीज़न है उनके दरमियान का फेज़ है। यानी जब डीएनए की सिंथेसिस कंप्लीट होती है और एक न्यू एक्टिव सेल डिवीज़न का फेज़ स्टार्ट होता है तो उसके दरमियान का जो फेज़ है उसे कहते हैं G2 फेज़। G2 फेज़ में सेल जो है वो प्रोटीन को प्रिपेयर करता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रेमवर्क है यानी स्पिंडल फाइबर्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यानी ऑर्गेनेल है। एक तरह से हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट मटेरियल है किस चीज़ के लिए, सेल डिवीज़न के लिए। अच्छा, फाइनल इवेंट जो है इंटरफेज़ में वो कौन सा होता है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स और उनकी जो मूवमेंट है न्यूक्लियस के साइड्स पे यानी एंड पे जो इनकी मूवमेंट है सेंट्रियोल्स की, आपने पढ़ा होगा सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स, जो कि सेल डिवीज़न में जब मेटाफेस प्लेट्स बनती हैं और क्रोमोसोम्स को साइड पे पोल्स पे खींचना होता है तो वहाँ पर सेंट्रियोल्स ये काम करते हैं। तो उनका बनना और उसके साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो सेंट्रियोल से उनका एराइज होना, जो कि अभी मैंने आपको बताया मेटाफेस प्लेट जो बनती है उसको अपनी तरफ वहाँ से क्रोमोसोम को खींचने के लिए ये यूज़ होते हैं। तो ये इसके फाइनल इवेंट्स होंगे इंटरफेस के। उसके बाद है ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम डायग्राम्स में देखें तो एक एक फेस की यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन दी गई है कि कैसे वो डिफ्रेंशिएट होता है और कौन से फेज़ में क्या चीज़ होती है। उसके बाद डिवीजन फेज़ है। अभी तक तो था इंटरफेज़ यानी पहला जो रेस्टिंग फेज़ है, उसके बाद आता है डिवीजन फेज़। डिवीजन फेज़ जो है सेल में जब डिवीजन होती है तो सेल दो प्रोसेसेस हैं उसमें कोई एक प्रोसेस करता है, या तो वो माइटोसिस की तरफ जाता है या मियोसिस की तरफ। मिटोसिस और मियोसिस जो है दोनों सेल डिवीजन के टाइप्स हैं और इनमें कुछ यानी डिफ्रेंशिएशन है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। माइटोसिस जो है उसको सबसे पहले पहले किसने डिफ़ाइन किया, वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको ऑब्ज़र्व किया। हम कह सकते हैं कि डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड हो रहे थे उसमें माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा था यानी डीएनए की रेप्लिकेशंस और क्रोमोसोम की डिवीजन, तो सबसे पहले इसने डिफ़ाइन किया था। उन्होंने नोटिस किया कि डिवीजन के टाइम न्यूक्लियस जो है उसमें बहुत सारी सीरीज़ ऑफ चेंजेस आ रही हैं यानी कई चेंजेस। इन चेंजेस को साइंटिस्ट ने माइटोसिस का नाम दिया। तो इस तरह की सेल डिवीजन में सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स में, यानी एक सेल जो है पेरेंट सेल वो दो न्यू डॉटर सेल अपने जैसे बनाता है, इसको हम कहते हैं माइटोसिस। हर डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल मेंटेन होंगे सेम लेवल पे जैसे कि पेरेंट सेल में थे। फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे या 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, तो सेम डॉटर सेल में 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ पर ना नंबर हाफ होंगे ना नंबर डबल होंगे, जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने ही इनके डॉटर सेल में नंबर्स आते जाएंगे। अब ये माइटोसिस जो एक टाइप की सेल डिवीजन है, इसके भी फर्दर डिफरेंट स्टेजेस हैं। माइटोसिस जो है किस तरह से कंप्लीट होता है ये पूरा प्रोसेस, उसको हम स्टडी आउट करेंगे। सबसे पहले पहले है कैरियोकाइनासिस। कैरियोकाइनेसिस जो है, जो वर्ड है कैरियो, इसका मीन्स है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब एक सेल का जस्ट न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, लेकिन जब एक सेल पूरा डिवाइड होता है दो सेल्स में तो उसको हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिसको हम बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं जिनके बारे में अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, तो यहाँ पर आपने हर एक के वो पॉइंट्स पढ़ने हैं, याद रखने हैं इनके डायग्राम से, ताकि आपको दूसरे पॉइंट से उसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। सबसे पहला पहला है प्रोफेज, एज द वर्ड इंडिकेट फर्स्ट फेज। सबसे पहला फेज़ है ये जिसमें क्रोमेटिन जो थ्रेड है, यानी जो हमें एक अपीयरेंस नज़र आ रही थी अंडर द माइक्रोस्कोप सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स की, वो कंडेंस फॉर्म में नज़र आएंगे, वो कॉइल्ड होंगे, वो शॉर्टेंड होंगे और क्रोमोसोम की फॉर्म में नज़र आएंगे। यानी जो एक पूरा नेटवर्क है क्रोमेटिन का वो क्रोमोसोम की फॉर्म में, क्योंकि वो कंडेंस फॉर्म है,
उस तरह से वो नज़र आएंगे। हर एक क्रोमोसोम जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पे कंसिस्ट होता है, यानी उसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि मिड पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं दोनों, और जिनको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। अब ये क्रोमोसोम जो है वो माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होते हैं जब हम इनको। तो नेक्स्ट स्टेप है प्रोफेज। लेट जो प्रोफेज यानी प्रोफेज पहले अर्ली स्टेजेस का बताया था, जो लेट प्रोफेज है इसी प्रोफेज को 2 स्टेप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो लेट प्रोफेज जो है यानी फर्स्ट स्टेप ही, उसमें अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल का जो लेट प्रोफेज है उसमें 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि अपोजिट साइड पे सेल के मूव करने लगते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि इन्होंने एक स्पिंडल फाइबर का नेटवर्क बनाना होता है अपोजिट पोल्स पे, ताकि जो दरमियान में क्रोमोसोम आएंगे उनको वहाँ से पुल कर सके, वहाँ से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो ये जो स्पिंडल फाइबर का एक सेट होता है इसको माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल नहीं होता, आप ऑलरेडी जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं एनिमल एंड प्लांट सेल में। तो इनका जो माइटोटिक स्पिंडल है वो स्पिंडल फाइबर के एग्रीगेशन से बनता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम अब बात करें प्रोफेज की, तो कह रहे हैं कि प्रोफेज में जब मज़ीद चेंजेस आएंगी तो न्यूक्लियस जो है वो भी डिसअपेयर हो जाएगा और न्यूक्लियर इनवेलप भी ब्रेक हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड सेल डिवीजन। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है प्रोफेज के बाद वो है मेटाफेज। मेटाफेज में अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनती है। जो क्रोमोसोम्स थे वो दरमियान में अरेंज हो जाते हैं, एक प्लेट बना लेते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं साइड्स में पोल्स में, वो सेंट्रियोल जो है अपने स्पिंडल फाइबर को एलोंगेट करके क्रोमोसोम के साथ अटैच कर लेते हैं। और इनसे क्या होता है कि इस तरह के अरेंज हो जाते हैं कि वो अपोजिट पोल्स की तरफ उनकी अट्रैक्शन शुरू हो जाती है क्रोमोसोम्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एनाफेज। एनाफेज को भी यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके, 2 फेजेस में यानी उनको पढ़ने के लिए अलग कर दिया। अर्ली एनाफेज के स्टार्ट में क्या होता है और एनाफेज के एंड में क्या होता है। एनाफेज जब जैसे ये स्टेज स्टार्ट होती है तो जो क्रोमोसोम्स जो दरमियान में एक प्लेट उन्होंने बनाया था वो साइड्स पे यानी मूव करना शुरू हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जो स्पिंडल फाइबर से। ये जो मेटाफेज प्लेट थी वो स्प्लिट हो जाती है, क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं हाफ में, और क्रोमेटिड जो है वो अलग हो जाते हैं अपोजिट पोल्स पे। तो इसको कहते हैं कि ये जो क्रोमेटिड जो सेपरेट हुए वो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं। उसके बाद जो है सेकंड जो इसका यानी फेज़ है, इसी में लेट जो एनाफेज है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जैसे ही क्रोमोसोम साइड्स पे चले जाते हैं पोल्स पे, तो उसके बाद जो सेल है वो साइड्स पे अंदर की तरफ यानी उसकी इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। किस लिए? क्योंकि सेल ने अभी ब्रेक होना होता है। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो है टीलोफेज, लास्ट स्टेप। इसमें क्या हो जाता है कि टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर जो हैं वो ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है, वो अलग हो जाते हैं। यानी एक साइड पे जितने क्रोमोसोम्स थे, स्पिंडल फाइबर्स थे एंड सेंट्रियोल था, वो एक साइड पे सेल के चला जाता है, और दूसरा जो था वो दूसरी साइड पे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डॉटर न्यूक्लियाई भी बनते हैं, यानी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोमोसोम्स की साइड पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है दोनों क्रोमोसोम्स की साइड्स पे। और ये जो एक न्यूक्लियोलस बना इनके अराउंड, ये क्या करता है कि क्रोमोसोम्स जो है उनको अनकॉइल कर देते हैं और क्रोमेटिन नेटवर्क में चेंज कर देते हैं, यानी उनको अनवाइंड करके। उसके बाद है लास्ट स्टेप, सेल डिवीजन में लास्ट स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस का, कि फाइनली दोनों जो सेल्स थे, यानी दो सेल्स अभी अलग नहीं हुए थे बल्कि एक सेल था, लेकिन उनके दरमियान जो है क्लीवेज एक तरह से शुरू हो गई थी। तो वो सेल्स फाइनली साइटोकाइनेसिस का स्टेप होता है। साइटोकाइनेसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ वन सेल इनटू टू। तो सेल्स अलग हो जाते हैं और इनका एक सेल में अपना मटेरियल जो साइड पे गया था और दूसरे सेल में इसका अपना मटेरियल इस तरह से आ जाता है। इस स्टेप को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में जो क्लीवेज है, ये फरोज हैं, कह रहे हैं ये अपेयर हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियाई के दरमियान। ये फरोज जो है ये डीपन हो जाते हैं और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बना लेते हैं। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सेल प्लेट बनती है डॉटर न्यूक्लियाई के दरमियान, और इस तरह से वो फिर सेल्स को अलग करती हैं। सेम इनका वहाँ पर प्रोसीजर है।
माइटोसिस का अगर हम रोल देखें कि क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदे हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो जितनी भी बॉडी की ग्रोथ होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, न्यू सेल्स बनते हैं, वो सब माइटोसिस की वजह से होता है। अच्छा, बॉडी में कोई भी पार्ट वॉर्न एंड टॉर्न हो जाए, यानी कि ख़राब हो जाए, ज़ख़म लग जाए, वहाँ पर कोई भी रिपेयरिंग का काम हो, जैसे टीथ है या कुछ भी, तो वो जो काम है वो माइटोसिस की वजह से होता है, क्योंकि माइटोसिस में न्यू सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ना हो उनकी रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ होती है। सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बडिंग, जिनमें प्रोसेस होता है, जिनमें प्रोसेस होता है बड्स फॉर्मेशन के बाद जो है, जैसे हाइड्रा में होता है, और दूसरे सिंपल यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स में जो होता है एसेक्सुअली, तो वो भी माइटोसिस की वजह से होता है। उसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की कि उनका वॉर्न आउट जो पार्ट है, ये जो टिश्यूज़ है जो डैमेज हो चुके हैं, उनकी दोबारा से फॉर्मेशन, तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। और जैसे कि लिजर्ड की जो टेल है, जो दुम है, जैसे ही वो कट होती है टेल, तो दोबारा से वो रीजनरेट हो जाती है। हाइड्रा का बॉडी का कोई भी पीस अगर टॉर्न हो जाए, हट जाए हाइड्रा से, तो वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। ये प्रॉपर्टी भी माइटोसिस की वजह से होती है। उसके बाद है, अगर हम देखें मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस दो प्रोसेसेस थे, हमने पढ़े थे कि सेल डिवीजन में ये होते हैं। मियोसिस को सबसे पहले आप यहाँ याद रखें कि ऑस्कर हर्टविग ने डिस्कवर किया था 1976 को इस प्रोसेस को। ये भी सेल डिवीजन की एक टाइप है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें जो न्यू डॉटर सेल बनेंगे वो पेरेंट जो सेल्स हैं उनसे, यानी जो सेल्स लेंगे वो हाफ नंबर होंगे उनके। कैसे? माइटोसिस में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में 24 थे, तो उनके जो दो डॉटर सेल बने 24 एंड 24, ईच सेल डॉटर सेल विल कंटेन 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? मियोसिस में जो है हाफ नंबर आएंगे। अगर 24 है पेरेंट सेल में, तो जो डॉटर सेल्स हैं उनमें 24 के आप हाफ कर लें, वो यहाँ पर आएंगे। इस तरह से जो हम देखते हैं कि मियोसिस जो है, माइटोसिस में अगर हम देखें तो जैसे 2n यानी डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, मियोसिस में जब वो हाफ होंगे तो हम उसको n सेल कहेंगे। तो मियोसिस जो है सिंगल डिप्लॉइड सेल जो है वो गिव राइज यानी 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है। फर्दर मियोसिस को 2 स्टेजेस में कन्वर्ट किया गया है फॉर आवर इजीली अंडरस्टैंडिंग, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले है मियोसिस 1। ये स्टेप जो है इसमें फर्दर 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 में सेम वही प्रोसीजर होता है। 90% जो टोटल टाइम है, यानी सेल डिवीजन का, मियोसिस की अगर हम बात करें तो वो प्रोफेज 1 का होता है। इसमें सेम सारे जो चीज़ें हैं वो उसकी होंगी मियोसिस माइटोसिस की। इसमें भी सेम जो क्रोमोसोम है वो यानी उनकी रेप्लिकेशन होगी। प्रोफेज यहाँ पर कुछ जो चीज़ें डिफ्रेंशिएट हैं उनसे, उनकी यहाँ बात करते हैं कि अनलाइक प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, द टू होमोलोगस क्रोमोसोम similar in size and shape pair up or synapse to form tetrahedral. A pair of chromosome has 4 chromatids. The two non-sister chromatids homologous chromosome become zipped together forming complex known as chiasmata. यहाँ पर डायग्राम को आप नोट करें तो माइटोसिस में इस तरह का कुछ नहीं था। यहाँ पर कह रहे हैं कि होमोलोगस जो हमारे पास पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, जो सेम साइज सेम नेचर के होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो साइनेप्सिस उनकी बिगेन हो जाती है, यानी कि टेट्राहेड्रल वो बन जाते हैं 4 हेड के, और उनमें चेज़मेटा बन जाता है। चेज़मेटा अब क्या है कि क्रोमोसोम जो है वो अपने एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेता है, यानी क्रॉसिंग ओवर इनमें हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर इनमें जब होती है, इसका मतलब है कि छोटा सा अपना जो पार्ट है क्रोमोसोम वो एक्सचेंज कर लेते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो अपना छोटा सा पार्ट, याद रखें इस लाइन को, एट chiasma द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर पार्ट, वो अपने ये छोटा सा हिस्सा, यहाँ आप देखें ब्लू एंड रेड यहाँ पर चेंज हुआ है। इससे क्या होता है कि क्रोमोसोम में हाफ उसका अपना पार्ट होगा, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के, हाफ उसने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से लिया है। क्लियर? इससे अब क्या होगा मियोसिस में
इससे आएंगी वेरिएशंस। तो ये सारी गेम है मियोसिस, इसकी बेस पर डिफरेंट होता है बाकियों से। बाकी सारा सिस्टम ये होगा, क्रोमोसोम जब इस तरह से कन्वर्ट होंगे इसके बाद सारा वही वाला होगा, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल में जाएंगे, क्रोमोसोम्स की मेटाफेस प्लेट बनेगी दरमियान में, और उसके बाद वो उसको पुल करेंगे अपोजिट यानी साइड्स पे। वो यहाँ आप देख सकते हैं मेटाफेज में वही हो रहा है। फिर एनाफेज में जैसे मैंने आपको बताया, फिर टीलोफेज में यहाँ डायग्राम में आप देखें मेटाफेज प्लेट बनी, फिर साइड पे आए। सब में आप एक ही चीज़ नोट करें कि मियोसिस में रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ ही ये सब हो रहा है, यानी जिन्होंने पीस चेंज किए हैं तो वो आगे यानी ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। एंड में फिर साइटोकाइनेसिस होती हैं, सेल ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो दोनों सेल्स में गए हैं वो क्रोमोसोम कौन से हैं, जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुई थी, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स आगे रिकम्बिनेंट की फॉर्म में लेकर जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये हो गया मियोसिस 1। अब यही सेल जिनमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स थे क्रोमोसोम के, इनमें अब आगे क्या होगी, मजीद मियोसिस होगी। ये दो सेल जब चेंज हुए इसमें मियोसिस 2 होगी, और इस सेल में जो आगे का प्रोसेस है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगा। सेल फर्दर डिवाइड होंगे और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहेंगे जैसे पहले वाले में थे। यहाँ आप इसको नोट डाउन करें, ये 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और आगे ये वैसे ही डिवाइड हुए। अब अगर यहाँ हम देखें तो जो एंड में हमारे पास क्रोमोसोम बने हैं, यहाँ ये पूरी डायग्राम है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 की। यहाँ आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ डिफरेंट लग रही होगी, वो है कि एंड में जो हमारे पास आए हैं 4, आप यहाँ देख रहे हैं सेल्स आए हैं, जिनमें जो डॉटर सेल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ है पेरेंट सेल से। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए हैं वो उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिक्सअप है, क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है तो उनमें वेरिएशंस आएंगी, जो कि सारी मियोसिस की एक मेन थीम है। वरना तो अगर रिकॉम्बिनेशन जो सॉरी क्रॉसिंग ओवर ना होती तो जो जनरेशन टू जनरेशन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते पेरेंट्स के, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, वेरिएशंस ज़रूरी हैं। तो यहाँ सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें मियोसिस के फ़ायदे क्या हैं, क्या काम किस काम के लिए यूज़ होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके लिए आपको मेल एंड फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत होती है वो सारी मियोसिस की वजह से होती है। एनिमल में पेरेंट सेल जो है जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उनमें मियोसिस होता है। हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं जिसमें मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवा, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज़ होते हैं टुगेदर, और जाइगोट बनता है जिसका डिप्लॉयड नंबर होता है। जाइगोट में दोबारा से फिर माइटोसिस होती है कई दफ़ा, और उनमें न्यू डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ये है मियोसिस के फ़ायदे। उसके बाद डिप्लॉयड अगर प्लांट की हम बात करें तो उसमें स्पोर मदर सेल्स यानी स्पोरेंजियम और इस तरह से उनमें जाइगोट वगैरह बनते हैं। जेनेटिक वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है। जेनेटिक वेरिएशन अभी हमने डिस्कस किया कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स आए क्रोमोसोम्स के उनकी वजह से आगे वेरिएशंस आएंगी न्यू जनरेशन में। उसके बाद है कुछ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी रिप्रोडक्शन के रिलेटेड कुछ डिसीज़ वगैरह। एक है एपोस्टोसिस, एक है नेक्रोसिस। एपोस्टोसिस जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी सेल की डेथ होना एक प्रॉपर वे में। इसका है कि ऐसा प्रोसेस जो अनवांटेड सेल को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, यानी वो सेल जो हमारे फ़ायदे के नहीं हैं उनको बॉडी से रिमूव करना हो तो हम एपोस्टोसिस की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। एपोस्टोसिस के दौरान सेलुलर जो कंटेंट है वो रिलीज़ नहीं होता और इन्फ्लेमेशन यानी कोई भी डैमेज बॉडी को काज नहीं होता। एपोस्टोसिस सेल जो है वो रैपिडली इनगल्फ बाय देयर नेबर्स एंड रिमूव्ड, उनको जो उनके साथ वाले सेल्स हैं उनसे इनगल्फ करवाया जाता है, यानी उनसे एब्जॉर्ब करवाया जाता है और वो रिमूव हो जाते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो नॉर्मल है और कह रहे हैं कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस जैसे आप देखते हैं जो टेडपोल लार्वा का जो टेल है वो डिसअपेयर हो जाता है एपोस्टोसिस के ज़रिए। तो वो कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि नेचुरल फिनोमिना है। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट जब होती है तो हमारे जो फिंगर्स हैं अभी यानी बर्थ से पहले ही डेवलपमेंट के दौरान, तो जो बेबी है उसकी जो फिंगर्स हैं वो जॉइंट होते हैं यानी वेब की फॉर्म में होते हैं। बट
जो टाइम के साथ साथ ग्रोथ होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, तो वो एपोस्टोसिस की प्रोसेस के थ्रू वो जॉइंट वेब जो है वो रिमूव होकर सेपरेट एक एक फिंगर बन जाती है। ये भी अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद एडल्ट जो ऑर्गेनिज्म है उनमें नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं एपोस्टोसिस और डिवीजन की वजह से। उसके बाद है नेक्रोसिस। सेकेंड एक टर्मिनोलॉजी रिप्रोडक्शन के रिलेटेड। नेक्रोसिस जो है वो किसी भी ऑर्गन के या टिश्यू के सेल डेथ को ही कहते हैं। अभी वाली यानी जो प्रोसेस था उसी के रिलेटेड है, बट यहाँ पर किसी डिफेक्ट की वजह से जब सेल डेथ होती है, किसी बीमारी की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, या अगर उस पार्ट को, उस ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा, खून नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से जो सेल डेथ होती है उसको नेक्रोसिस कहते हैं। यानी नेचुरल सेल डेथ को नेक्रोसिस नहीं कहते, बल्कि जो किसी भी डिफेक्ट की वजह से हो उसको नेक्रोसिस कहते हैं। कह रहे हैं बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे फिजिकल इवेंट्स, यानी रेडिएशन आपकी बॉडी को लगे, हीट के साथ हो, या कोई भी ट्रॉमा हो, या आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या ब्लॉकेज हो रहा है ब्लड का उस ऑर्गन तक, उस टिश्यू तक, तो कोई भी रीज़न हो सकती है नेक्रोसिस की। नेक्रोसिस जो है इसमें सेल जो है वो जैसे ही डाई होने लगते हैं, मरने लगते हैं, पहले वो स्वेलो अप हो जाते हैं और उसके बाद उनमें जो है हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे होल्स यानी सुराखें जो हैं वो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपेयर होना शुरू हो जाती है, और जो अंदर का मटेरियल है साइटोप्लाज्म का वो बाहर आना शुरू हो जाता है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है। यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी है वस्कुलर नेक्रोसिस, AVN। ये डिसीज़ जो है वो टेम्परेरी या परमानेंट ब्लड सप्लाई अगर बोन्स को ना मिले तो बोन के जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है। इस प्रोसेस को हम यानी उस बोन्स की क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रेकेज हो सकता है, और वो बोन कोलैप्स हो सकते हैं, बिल्कुल टूट सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है। यहाँ तक थी बस आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, एंजाइम को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।